जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 46। आज के लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम और फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, चैप्टर 8 इंगेजमेंट लेटर। ठीक, पहले होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपको कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। वो ये प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, मैं जज्बात समझ रहा हूँ आपके, लेकिन कल डिस्कस नहीं हुए थे ना, आज डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं, बेसिकली आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से ली गई हैं। ये जिन स्टूडेंट्स के पास पुराना एडिशन है उसमें ये नहीं होंगी, इसलिए आप तसल्ली से इनको सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 30 देखेंगे। फैक्ट्स डिफरेंट है, थोड़े उस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग कंसेप्ट सी की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन 30, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्रेट्स व्हिच मे अराइज, आल्सो रिकमेंड द कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच मे बी टेकन बाय द ऑडिट फर्म। आइडेंटिफाई करना है, थ्रेट समझ आ रही है, नाम लिखना है। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, डिस्कस करना है, जस्टिफाई करवाना है कि क्यों ये थ्रेट अराइज हो रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है। बिल्कुल, अब उसने फैक्टर्स नहीं बताए, असूली तौर पे लिखने की जरूरत नहीं, फैक्टर नहीं पूछे, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, मार्क्स ज्यादा हो, टाइम हो तो लिख देना, बेहतर है टू बी ऑन सेफ साइड। मिस्टर हशाम जी, बिल्कुल हेडिंग देके लिखेंगे। मिस्टर हशाम इज द सोल ऑडिट पार्टनर इन द फर्म, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोल ऑडिट पार्टनर का मतलब क्या है? हाँ, एक सिंगल पार्टनर। ये टर्म, हालांकि सिंगल पर्सन के लिए टर्म पार्टनर यूज करना ना अंडर पार्टनरशिप एक्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप तो तब होगी जब कोई पार्टनर दो या उससे ज्यादा होंगे, लेकिन प्रैक्टिस में ये टर्म इस तरीके से चलती है। ऑडिट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट फर्म बोलते हैं। तो जो भी उसका एंटरप्रेन्योर होता है, ओनर होता है, उसे हम पार्टनर कहते हैं। अकेला हो तो सोल पार्टनर, एक से ज्यादा हो तो रेगुलर पार्टनर्स। तो सोल पार्टनर की टर्म एक्सेप्टेबल है, आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी शायद, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। हम जो फर्म का एक भी अगर पार्टनर हो ना, एक ही बंदा हो जो उसको ओवरसी कर रहा है, उसके लिए भी हम पार्टनर की टर्म ही यूज करते हैं। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, द फर्म हैज बीन ऑफर्ड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। अच्छा, ये सोल ऑडिट पार्टनर वाला बात बोलनी नहीं आपने, ये एंड पे जाके कहीं किसी जगह काम आएगी आपके। कह रहा फर्म को ऑफर मिली जी लिमिटेड की तरफ से फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी लिमिटेड प्रीवियसली एम्प्लॉयड मिस्टर हशाम फादर हु रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी 2 years ago। अच्छा, अगर ये रिटायरमेंट की बात ना करता तो फिर ये डायरेक्टली केस हमारा बन जाता, कौन सा? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप वाला, जिसमें कौन कौन से थ्रेट राइज होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। लेकिन कह रहा है वो रिटायर हो चुके हैं, तो ये कहानी तो खत्म हो गई। थ्रेट सामने आया जरूर था, खत्म हो गया, लेकिन कहानी आगे चल रही है। कह रहे however his father is receiving monthly gratuity payments as part of his post retirement benefits। gratuity payments, funds, retirement fund, थोड़े से मुश्किल लफ्ज हैं, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, आपने शायद अकाउंटिंग ये CFAB लेवल पे पढ़ेंगे। ये IS 19 आपने पढ़ा हुआ? IS 19 नहीं पढ़ा? चले मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। होता क्या है कि कंपनीज के पास जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, अक्सर कंपनीज ने उनको कोई पेंशन वगैरह देनी होती है। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, जनरल उसके लिए टर्म बोली जाती है रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें ग्रेचुटी भी है, पेंशन भी है, कोई और अगर चीजें हो वो भी है। नॉर्मली ग्रेचुटी और पेंशन, ग्रेचुटी और पेंशन में फर्क तो पता है ना, ग्रेचुटी लमसम पे करते हैं, पेंशन हर महीने। तो करना क्या होता है कि कंपनी ने वो ग्रेचुटी और पेंशन पे करने के लिए हर साल कुछ पैसे अलग करने होते हैं। मैचिंग कंसेप्ट भी ये कहता है ना कि आप जब एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उस वक्त आपने कुछ सर्विस सैलरी की शक्ल में आप अभी दे रहे हैं कंपनसेशन, कुछ कंपनसेशन आपने पेंशन की शक्ल में बाद में देनी है। तो पेंशन वाले जो पैसे हैं वो भी थोड़े थोड़े कंपनी को अलग करके संभाल के कहीं रखते रहना चाहिए। जरा मुझे बताइए, पेंशन के लिए, पेंशन पे करने के लिए कंपनी जो पैसे रख रही है संभाल के, उसे खर्च कर सकती है कंपनी? नहीं खर्च कर सकती, उसे अलग से। इसीलिए उसे कहा जाता है कि कंपनी एक फंड क्रिएट करे, उस फंड में ये पैसे कंपनी डालती रहे। वो फंड अमानत के तौर पे है। फंड क्या है? अमानत के तौर पे। उसे क्या कहते हैं? रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, कुछ भी लफ्ज फंड आएगा। ठीक, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताइए, पैसे तो 20-25 साल के बाद अदा करने शुरू होंगे, क्या तब तक ये फंड वैसे ही पड़ा रहे कि इसे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अच्छा, अब इन्वेस्ट करने में ना, आप जब वो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना CFAB लेवल पे जाके, तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज दो तरह के ऑप्शंस देती हैं। उनके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। देखिए, अगर किसी जगह फंड आप इन्वेस्ट करेंगे ना, ये कंपनी है, ये कंपनी है, फर्ज कीजिए कोई भी एक कंपनी, और ये इसने फंड क्रिएट किया है, ये बतौर अमानत। इस पैसों को
वो किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि फारग ना पड़े रहें, कुछ ना कुछ पैसे आते रहें। अब ये किसी बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड को भी कह सकते हैं, या खुद भी कहीं कर सकते हैं। अहम कंसेप्ट यह है कि जब इस फंड के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, मे भी इन्हें फायदा हो, मे भी इन्हें नुकसान हो। तो दो तरह की पॉलिसी हो, एक ये कंपनी कहती है इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, फायदा नुकसान हमारा एम्प्लॉइज को फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, ध्यान से करेंगे, फायदा हुआ तो पेंशनर की पेंशन ज्यादा उनको मिलेगी, नुकसान हुआ तो उनको कम मिलेगी। क्लियर? ये कंपनी खुद भी इसको मैनेज कर सकती है इन्वेस्टमेंट फंड को, लेकिन अक्सर ना वो कहते हैं हम खुद मैनेज क्यों करें, हम अपना कोर एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ये मेंटेन, इसके लिए फिर वो किसी म्यूचुअल फंड को, यानी ऐसे लोग जो माहिर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनको बुला के कहते हैं सर आप तो फंड्स को मैनेज करने में माहिर है ना, हमारा फंड्स भी मैनेज कर दें। इसका मतलब क्या है कि हमारे फंड्स जो पैसे हैं इनका भी डिसीजन कर दिया करें स्टॉक एक्सचेंज में, कभी ये शेयर खरीदे, ये बेच दिया, प्रॉफिट हुआ फंड में डाल दिया, इस जगह पे प्रॉपर्टी खरीद ली, जब प्राइस बढ़ी बेच दी, प्रॉफिट फंड में डाल दिया। तो आप म्यूचुअल फंड वाले, अमूमी म्यूचुअल फंड वाले, CFA जिसने किया हुआ है, वो एक्सपर्ट, फाइनेंस के एक्सपर्ट, आओ हमारा फंड संभालो, इसमें से अगर मुनाफा हुआ तो आपको भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, बाकी फंड में आएगा, जितने पैसे बढ़ेंगे हम अपने एम्प्लॉइज को बढ़ा के उतने पैसे दे देंगे। सिस्टम समझ आ रहा है? ये फंड कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे आ रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये हर साल इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये भी सुनिए, कभी कम कभी ज्यादा। यहां तक क्लियर है? ये कंसेप्ट है हमारा फंड्स का। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसके फादर को मंथली ग्रेचुटी पेमेंट मिल रही है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कंपनी ग्रेचुटी या पेंशन देती है। तो इसका मतलब है ताल्लुक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, रिटायरमेंट हो गई है, पेंशन मिल रही है। इन शॉर्ट ये कह रहा है रिटायरमेंट हो गई, पेंशन मिल रही है। ठीक, फिर कह रहा है द मंथली पेमेंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मेड बाय द ग्रेचुटी ड्यूरिंग द मंथ। समझ आई वही बात? इसका मतलब है वो कह रहे हैं फायदा नुकसान एम्प्लॉइज को जाएगा, वेरी कर रहा है। ग्रेचुटी फंड्स लायबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट आर मैनेज्ड बाय जी लिमिटेड एंड इज रिक्वायर्ड टू बी कंसोलिडेटेड इन ग्रुप फाइनेंशियल। कंपनी जी लिमिटेड इसको मैनेज कर रही है, ठीक है? यानी जिस कंपनी का ये फंड है वो उस कंपनी में एम्प्लॉय था, फादर रिटायर हो गया, फादर को जिस फंड से पेंशन मिल रही है वो फंड किस कंपनी? जी लिमिटेड में। कहानी को जितना उलझा सकता था उलझा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें कि पार्टनर के फादर को कंपनी से रिम्यूनरेशन मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन मिल कंपनी रहे। डायरेक्टली कैसे होते? वो कहता है डायरेक्टली कंपनी से सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रहा है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे मिल रहे हैं? कि फादर को फंड से मिल रहे हैं, और फंड कौन कंट्रोल कर रहा है? जी लिमिटेड। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल पैसे मिल रहे हैं। अब आ जाइए, थ्रेट कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। क्यों भला? फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है रिलेटिव ऑफ ऑडिटर को, ठीक है? इंटिमिडेशन भी हो सकता है, ये कहां लिखा है? सेल्फ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। देखिए मैं कितनी दफा मना कर चुका हूं मेरे भाई छोटा सा दिमाग ना सोचा कर इतना, मेरा भाई है, मेरा भाई ना सोचा कर, ओवर थिंकिंग ना किया कर मेरा भाई। मैं मना किया कि नहीं किया मेरे भाई को? ओवर थिंकिंग से मना किया कि नहीं किया? तो इफ करेंगे हर सिचुएशन में हर थ्रेट आ जाएगा, नहीं बताया भाई? हर सिचुएशन में हर थ्रेट आ जाएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ये सीधा सीधा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सीधा सीधा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं? तो कौन सा थ्रेट आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट। आवाज थोड़ी सी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, फैक्टर्स बताने चाहिए इसमें? बिल्कुल बताने चाहिए। क्या? रोल, अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, सेफ गार्ड बताइए। रोटेट 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 कर दे। रोटेट कैसे कर रहे हैं? रिफ्यूज कर दें, विड्रॉ कर दें। क्लियर? अच्छा अब यहां पे ये कैफ लेवल का सॉल्यूशन उसने सिंपल रखा, उसने कहा चूंकि एक ही पार्टनर है रोटेट तो हो नहीं सकता, एंगेजमेंट को रिजेक्ट, यहां पे खत्म। सीफैप में वो थोड़ा डिस्कशन को बढ़ाता है, मैं आपके सामने रख देता हूं, पसंद आए तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, वरना इतना सॉल्यूशन तो हमारा हो गया। वो कहता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, इसको देखना चाहिए सेफगार्ड जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। इसको देखना चाहिए कि ये इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट है हाई अमाउंट का या लो इनसिग्निफिकेंट लो अमाउंट का। अगर हाई अमाउंट का है तो फिर यही होगा, यानी क्या? रिफ्यूज करें। लेकिन अगर लो अमाउंट है ना, तो फिर ये ऑडिट कर ले और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा ले एंगेजमेंट का, क्योंकि थ्रेट कम है, उसने इनसिग्निफिकेंट थ्रेट में इजाजत दी है। छोटी छोटी मसले के लिए कह रहे थोड़ी एंगेजमेंट को प्रैक्टिकली होकर सोचे ना, कह रहा अगर थ्रेट छोटा हो तो फिर आप कर सकते हैं यही पर्सन, ठीक है? लेकिन बाद में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अपॉइंट कर ले ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई अनड्यू फेवर वगैरह तो नहीं देखे।
क्लियर भाई, ये बात समझ आ रही है? तो आपके ख्याल में सिर्फ वन वर्ड आंसर लिख देना चाहिए क्या रिफ्यूज कर दे कि अगर इनसिग्निफिकेंट है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ चला लेना चाहिए? कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास में कोई प्रॉब्लम? रूम नंबर 4 में, रूम नंबर 6 में वो कोई नजर ही नहीं आ रहा मुझे, बच्चा मेरा दिल ही नहीं लग रहा, ये नजर नहीं आ रहा, ये बटन दबा दूंगा, ये ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ अब नजर आए, शाबाश। क्वेश्चन 31, यहां पे भी देखिए सिचुएशन को इतना कॉम्प्लेक्स करके सामने रखेगा, आप कहेंगे ये तो हमने किया ही नहीं कभी जिंदगी में सवाल, लेकिन निकलेगा उसमें क्या, उसको रिवर्स करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सादा सी सिचुएशन निकलेगी। जरा फिर से देखते हैं, क्योंकि सिचुएशन इंशाल्लाह जितनी आपने कवर कर ली है ना, उनसे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाएगा, लेकिन उन्हीं सिचुएशन को ऐसे कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेगा कि आपको लगेगा कि ये हमें नहीं पता। कह रहे योर फर्म हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ स्वीट्स बिस्किट लिमिटेड एसबीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ऑडिट कंप्लीट कर लिया। 2 months after issuing the audit report, you have received a notice from the High Court to disclose the information on the manufacturing process costing system. पता चला उसके अंदर वो चर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना मजे का बर्गर और कहीं मिलता ही नहीं, बिस्किट है बिस्किट। अच्छा एक बिस्किट थे एक जमाने में, वो मुझे इतने पसंद थे, मुझे लगता था बाकी इसमें चर्च मिलाते हैं, कोकोनट वाले थे लेकिन उनका टेस्ट बड़ा कमाल का था, मैं हैरान होता था इतना सस्ती चर्च बेच रहे हैं। बहरहाल तो बात ऐसा होता है कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे हो जो हार्मफुल हो, वो कंप्लेन आ सकती है। कह रहा है 2 months after issuing the audit report, you have received notice from to disclose the information on manufacturing process costing system. कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। Court needs this information as a lawsuit has just been filed against SBL regarding a flaw in their automated system and manufacturing practices. Can you disclose this confidential information to the court? यहाँ पे सुन ले यस। अच्छा लेकिन एक सुन ले, सोल्यूशन में एक बात लिखी है आपने जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। डिस्क्लोज कर सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन, डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोर्ट ने कह दिया है ऑथराइजेशन की भी जरूरत नहीं, लेकिन याद रखें ऑथराइजेशन नहीं, लेकिन क्या क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि नहीं? इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उसने सिर्फ ये कहा कि क्लाइंट को कम्युनिकेट करो, कोर्ट का ऑर्डर आया है और क्लाइंट से कहो सर क्या हम डिस्क्लोज कर दें। अब क्लाइंट कहे या ना कहे डिस्क्लोज तो जरूरी करना है, लेकिन कहता है एक दफा उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर तो क्लाइंट मान जाए तो डिस्क्लोज कर दो, क्लाइंट कहे नहीं डिस्क्लोज करना फिर भी डिस्क्लोज कर दो, लेकिन फिर वकील से मशवरा भी कर लो कि भैया इसका इरादा ठीक नहीं लगता क्लाइंट का, ये ना हो हमारे खिलाफ केस कर दे, तो तुम बताओ तुम केस को संभाल लोगे ना? वकील से मशवरा करके डिस्क्लोज इन एनी केस करना है। इसका ये मतलब नहीं है, देखिए इसमें ये कंसेप्ट बिल्ड नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट अगर कहेगा तो डिस्क्लोज करना है, क्लाइंट नहीं कहेगा तो नहीं। नहीं, ये तो कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, ये आप कर सकते हैं इसको डिस्क्लोज, रिक्वायर्ड बाय कोर्ट होगा, ठीक है? तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कोर्ट चाहे तो भाई, कोर्ट चाहे तो किसी को भी बुला सकता है, कल बुलाया आज बुलाया है, अब किसी को भी बुला सकता है, तो हम क्या चीज है, हमसे भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, ऐसा ही है। तो इसमें याद रखिए सोल्यूशन पढ़ के ये गलतफहमी ना है कि क्लाइंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं इजाजत लेने के लिए, नहीं, इन्फॉर्म करने के लिए। पूछना और होता है, बताना और होता है। हम क्लाइंट को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे, और अगर पूछने का कह भी रहे हैं ना तो जवाब जो मर्जी आए बताना जरूर है। क्लियर? लॉयर कह दे नहीं तो फिर भी करना है, कोर्ट ने कह दिया तो करना है, लॉयर नहीं कहेगा। ये लॉयर को पता है लीगल रिक्वायरमेंट है तो बात माननी होती है। लॉयर कोई ना कोई क्लाइंट को मैनेज करने का रास्ता बताएगा, कोर्ट को मैनेज करने का रास्ता नहीं बताएगा। भैया क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, इसमें सिर्फ उसने एक क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी किया, वरना वन वर्ड आंसर भी इसका हो सकता था कि बिल्कुल हम कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की एक्सेप्शन है, रिक्वायर्ड बाय कोर्ट है। इतना आंसर कंप्लीट था, उसने थोड़ा उसको लेंथी करने के लिए क्लाइंट की एंट्री दरमियान में ले आया। क्लाइंट से पूछना, उसकी एंट्री की वजह से आंसर थोड़ा सा बढ़ गया, इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टिल हमारी पहले भी रिस्पांसिबिलिटी थी, डिस्क्लोज करना भी रिस्पांसिबिलिटी है। क्लियर जी? आगे चलते हैं नेक्स्ट। 31 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूम नंबर 4 में हाइब्रिड क्लास की प्रॉब्लम, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में प्रॉब्लम, रूम नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम? ये चीज 32 मिस्टर खालिद भाई आगे। रिक्वायरमेंट खालिद भाई क्या लाए? खालिद भाई आपके लिए 3 कंसेप्ट लेके आए, ना एक ना दो, पूरे 3 कंसेप्ट। प्लीज डिस्कस वेदर द अबव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर एक्सेप्टेबल टू एक्ट इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, इससे पहले आपके सामने 2 चीजें रख रहा हूं। मुझे बताइए, जिस तरह कंपनीज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, एक दूसरे की प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये चीज खराब है, ये दाग साफ नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, वगैरह वगैरह, क्या उसी तरह जो सीए फर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्हें भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करनी चाहिए? करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ठीक है? नहीं करने चाहिए, नहीं करते, नहीं करते। हाँ, कभी आपने सुना केपीएमजी ने ईवाई के ऊपर कोई इस तरह की एलिगेशन पीडब्ल्यूसी ने डिलाइड, नहीं करते, ठीक है? याद रखे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खास तौर पे जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अपने क्लाइंट्स को, या समझ लीजिए थोड़ा एडवर्टाइज या मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि टिपिकल मार्केटिंग हमारे प्रोफेशन में अलाउड नहीं है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा होता है तो 2 चीजें हैं। वो कहता है आपने अपनी सर्विसेज को क्या दूसरे सीए फर्म्स की सर्विसेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन ये है।
तो पहला आंसर इसका अवॉइड करना चाहिए, कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं ना, याद रखिए, वो कहता है आपने दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज को डिग्रेड नहीं करना, डाउन नहीं करना। आप कम्युनिकेशन के अंदर अपने वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जो आप ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सकते हो, करवा सकते हो। आपने जो चीजें ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं करवा सकते ना, वो आपने इंफॉर्मेशन में जो किसी को भी सर्कुलेट कर रहे हो उसमें इंक्लूड नहीं करना। 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ये सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए एग्जांपल है, इनका और कोई मकसद नहीं। फर्ज कीजिए कि एक टीचर, क्योंकि टीचर आप आसानी से समझ आ जाएगी, फेमिलियर होते हैं, ये कहता है, टीचर ए ने ये कहा कि वो टीचर बी से बेहतर पढ़ाता है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट एथिकल है कि नहीं? अनएथिकल स्टेटमेंट है। चाहे वो फेमस ज्यादा ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास स्टूडेंट ज्यादा ही क्यों ना हो, ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये अनएथिकल स्टेटमेंट है। आई कैप कहता है मेरे लिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बराबर है, ठीक है, सारे चार्टर्ड, ठीक है, वो चाहे कोई बड़ी फर्म से उसने बड़ी क्वालिफाई किया हो, चाहे किसी छोटी फर्म से क्वालिफाई, कहता है हमारे क्राइटेरिया को सबने पूरा किया, हमारे लिए सब एक बराबर। चाहे किसने गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिया हर अटेम्प्ट में, चाहे हर अटेम्प्ट में फेल हो के पास हुआ हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे बराबर हैं। और ये बात वाकई ही ट्रू है। हाँ, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बराबर मेरे ख्याल, मेरे जाती ख्याल में नहीं होते ना, वो होते हैं जो फर्म में जाके कुछ काम नहीं सीखते। ऐसे भी होते हैं, कुछ काम नहीं सीखते, बस पढ़ते रहते हैं और कोई काम एंगेजमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देते, वो सीख नहीं पाते, वो क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन काम नहीं सीख पाते। तो हमने बैलेंस करके चलना होता है आर्टिकल्स में, क्वालिफिकेशन के ऊपर भी तवज्जो देनी है, काम भी सीखना है, ठीक है। काम अगर सीखा है ना, तो ये एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ, टू दी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। काम अगर आपने सीखा है, कोई पाकिस्तान की सबसे छोटी फर्म से क्यों ना आर्टिकल्स किए हो, काम सीखा है तो पाकिस्तान की जो फर्ज कीजिए सबसे बड़ी फर्म का बंदा है, आप उसको भी कंपीट कर सकते हैं। कुछ आपके जिलों में गलत फहमी है, बहरहाल वो दूर करने का टाइम नहीं है, ना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि काम सीखना है। फर्म्स इतनी अहम होती जरूर है, लेकिन डिफरेंट क्राइटेरिया है। सिर्फ ये कहना कि बिग 4 फर्म ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करती हैं, ये गलत है, ये फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट है। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कहता है आप कंपेयर ना, एहतियात का तकाजा तो यह बिल्कुल कंपेयर ही ना करें, लेकिन अगर आप कंपेयर करते भी हैं तो आपने वो स्टेटमेंट देनी है जो फैक्चुअली करेक्ट हो, जिससे दूसरा बंदा डिग्रेड ना हो। जैसे अगर टीचर ए कहता है मैं टीचर बी से बेहतर पढ़ाता हूं, गलत है। अच्छा, और अगर टीचर ए कहे कि मेरे पास 250 स्टूडेंट पढ़ता है क्लास में, क्या ये स्टेटमेंट दे सकता है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये फैक्चुअली ट्रू है, क्योंकि इसमें आपके पास एविडेंस होगा। तो अव्वल तो कोशिश करनी है कंपेयर करें ना, इस मसले में पढ़ी ना, लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है दूसरों के साथ तो उस बेसिस पे कंपेयर करना है जो फैक्चुअल हो, कि जैसे मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, इनके पास इतने स्टूडेंट हैं, मे भी। हालांकि इसमें बड़ी एहतियात चाहिए होती है, इसलिए आप देखेंगे नॉर्मली हमारे प्रोफेशन में कंपैरिजन नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं ये मिस्टर खालिद भाई क्या कह रहे हैं। Khalid is an audit partner in the firm Khalid Associates. Mr. Khalid is preparing to submit a tender to act as the auditor of National Oil Marketing Company. टेंडर देने का मतलब क्या है कि नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई 2-3 फर्म से कहा होगा हम अगले साल के लिए आप में से किसी एक को रिकमेंड करना चाहते हैं, जरा हमें अपनी कोटेशन तो भेजिए कि आप कैसे काम करेंगे, फीस कितनी लेंगे, ताकि जो सूटेबल हमें लगे वो हम नॉमिनेट कर दें। करनी होती है ना। अब ये टेंडरिंग करनी है इन्होंने। मिस्टर खालिद इंक्लूडेड 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन टू इंश्योर हिज चांस ऑफ सक्सेस। आपने बताना ये पॉइंट्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं आपके लिए। पहला पॉइंट, उसने कहा कि हिज ऑडिट सर्विसेज विल बी फार एफिशिएंट एंड टाइमली कंपेयर्ड टू एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन द टाउन। फार एफिशिएंट, इससे क्या लग रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई मैं ही एफिशिएंट हूं, बाकी इनएफिशिएंट है। मैं ही टाइम पे काम करता हूं, बाकी तो लेट कर जाते हैं। कंपैरिजन कर रहा है, और इस कंपैरिजन में क्या अपने आप को अपग्रेड और दूसरे को डाउनग्रेड कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, चूंकि अल्फाज का चुनाव जो है ना, वो कभी स्ट्रेच को कम कर देगा, कभी थ्रेट को ज्यादा कर देगा। तो ये आपकी जजमेंट आपको बताएगी कि ये एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगे कि ये अनड्यू तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है ये अलाउड नहीं। तो ये तो अलाउड नहीं, एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? अपनी सर्विसेज को एग्जैजरेट कर रहा है, दूसरों की सर्विसेज को डिग्रेड कर रहा है। नाम नहीं लिया उसने, लेकिन जनरली सबको उसने कह दिया। दूसरा, he will beat the audit fee to be quoted by other firms by 10%। क्या ये सही है? ये क्या होगा? अंडरकटिंग, सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, पिछले वाले में थ्रेट कौन सा था? पहले वाले में थ्रेट कौन सा राइज हो रहा था? प्रोफेशनल बिहेवियर, ये चीज। शाबाश। अच्छा देखिए, सोल्यूशन में मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा है। अगर वो सोल्यूशन में डिफरेंट होना तो जो मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं ना, आप वो लिख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि सोल्यूशन में डिफरेंट है, वरना प्रीवेल वही करेगा जो क्लास में डिस्कस। तो पहले वाले में कौन सा? प्रोफेशनल बिहेवियर। दूसरे वाले में सेल्फ इंटरेस्ट है। अंडरकटिंग हो जाती है ना, इसको हमने नाम दिया था कंपनी डिसैटिस्फाइड से कम फीस चार्ज करना, या इवन मार्केट से भी कम फीस चार्ज करना, या इवन अपने पिछले ऑडिट से भी कम फीस चार्ज करना। वो सारा कंसेप्ट तो वही है। ये एक्सेप्टेबल है क्या? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली स्टेटमेंट भी टेंडर में नहीं दे सकता, दूसरी भी नहीं दे सकता। तीसरी, Khalid Associate has always received excellent feedback which no other firm has received। क्या ये स्टेटमेंट दी जा सकती है?
फीडबैक में कहते भैया हमारी रेटिंग है 4.6 और किसी फर्म की नहीं है। फैक्चुअल, हाँ ये अगर फैक्चुअल एविडेंस है इसके पास फिर दे सकता है, वरना नहीं। लेकिन याद रखिए फैक्चुअली ये ऐसे ही है जैसे मैं एक स्टेटमेंट सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं असेस करने के लिए, कंसेप्ट को असेस करने। मैं ये स्टेटमेंट देता हूं जी हमारी क्लास का रिजल्ट पिछले सेशन का इतना अच्छा आया जो और किसी टीचर का नहीं आया। फर्ज कीजिए झूठ है, ठीक है ठीक है एग्रीड, लेकिन वैल्यूएट करने के लिए क्या मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं? नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा हाँ दूसरे का सुन ले, अब आप सुनिए, अब मैं स्टेटमेंट देना आपने गौर से सुनना है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। मैं कहता हूं हमारे पिछले सेशन का रिजल्ट 60% आया जो कि पूरे हमारे पर और किसी का नहीं आया। इसमें और पिछले वाले एग्जाम में फर्क क्या है? अब फैक्ट्स आ गए। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है इस स्टेटमेंट को इंक्लूड करने के लिए आपके पास 2 फैक्ट्स होने चाहिए, एक नहीं। कौन कौन सा? एक 60% अपना और दूसरा दूसरों का जो कि 60% से कम हो। और मेरे पास क्या दूसरों का एविडेंस होगा? कोई नहीं होगा। ये स्टेटमेंट मैं उसी सूरत में दे सकता हूं अगर मेरे पास सबका रिजल्ट होगा, वरना नहीं दे सकता, मेरा केस हो जाएगा। और अच्छा अगर मैं यूं देता हूं हमारी क्लास का पिछले सेशन का रिजल्ट 47% आया, अब बताइए, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लॉ ने कोड ऑफ एथिक्स मुझे इसकी इजाजत देता है। कैसे इजाजत देता है? क्योंकि कंपैरिजन नहीं है प्लस मैं फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहा हूं, फैक्चुअल स्टेटमेंट। वरना अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत ही एफिशिएंट हूं, बहुत ही एफिशिएंसी को भाई मेजर कैसे किया, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल बताऊं। यूएसए में एक ऐसी कंपनी थी जिसके पूरे उस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस थी, मतलब ऑफिसेस थे उसके स्टेट में सबसे ज्यादा। तो उसने लिखा था एक इसी तरह इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर, लिखा था वी आर द लार्जेस्ट सीए फर्म इन दिस स्टेट। क्या लिखा? और फिर उसके बाद उसने लिख दिया वी हैव 27 ऑफिस, फॉर एग्जांपल जितने भी ऑफिस थे। दूसरी फर्म्स ने उसके खिलाफ केस कर, मतलब आई कैप में उनके अपना लीगल केस नहीं, ये कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है। गैस कीजिए केस जीते होंगे हारे होंगे। उनके सेशन में 27 ऑफिस थे, हारे पता किस बेस पे? उनको आई कैप ने बुला लिया। उन्होंने कहा सर ये मुझे ये बताइए, आई कैप ने उनके पूछा फर्म से आपकी फर्म लार्जेस्ट है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लार्जेस्ट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्ट्स है हमारे पास। उन्होंने कहा अच्छा ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको पता हो कि हमारे प्रोफेशन में क्यों अवॉइड किया जाता है। इवन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स भी आपको सीए फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट देते हैं नहीं, अमूमी तौर पे नहीं, फर्म तो बिल्कुल नहीं देती ना, क्योंकि फर्म जरा ज्यादा मुहतात होती है, हम टीचर थोड़ा ऊंच नीच कर जाते होते हैं कभी कभी। बहरहाल तो उन्होंने कहा जी आई कैप ने पूछा हाँ भाई लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का लार्जेस्ट किसे कहते हैं? क्या जिसके सबसे ज्यादा फर्म्स हो, या जिसका सबसे ज्यादा क्लाइंट हो, या जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो, या जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, या जिसका सबसे ज्यादा स्टाफ हो। हाँ पॉइंट ये था सारी क्वालिटी। उन्होंने कहा जी सारी लार्जेस्ट। उन्होंने कहा आप कौन सा क्राइटेरिया? वो सिर्फ एक क्राइटेरिया मीट करते थे, ऑफिस वाला। तो उन्होंने कहा आपको ये नहीं लिखना चाहिए था वी आर द लार्जेस्ट फर्म इन, आपको लिखना चाहिए था वी हैव मोस्ट ऑफिसेज इन दिस स्टेट, या वी आर द लार्जेस्ट फर्म इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसेज। स्पेसिफाई करना चाहिए, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब आप क्लेम कर रहे हैं कि आप हर एंगल से लार्जेस्ट है, साबित करें, वो साबित नहीं कर सके, पेनल्टी केस हार गए। तो इसीलिए हमारे प्रोफेशन में ये एडवर्टाइजमेंट वाला करते हुए खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताइए एक इस स्टेटमेंट को देने के लिए उसके पास 2 एविडेंस होने चाहिए। नंबर 1 अपना एविडेंस, नंबर 2 बाकी सबका एविडेंस। अगर ये है फिर दे सकता है, वरना नहीं दे सकता। अगर सिर्फ अपना एविडेंस है तो सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता है कि हमारा ये फीडबैक है, हमारी रेटिंग ये। अगर कहीं पे रेटिंग हो रही है तो वैसे रेटिंग होती नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे हो रही हो जैसे क्लाइंट्स कर रहे हो तो फिर ये किया जा सकता है। भाई समझ आइए आपको ये? चलिए इस एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा ताकि कभी अगर पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे हो इन रूल्स को सामने रखें। फिर 33 रिव्यू द 5 सिचुएशन। क्या ये 5 सिचुएशन है, इनको कमेंट कीजिए कि विच थ्रेट कौन कौन सा राइज होता है। पहला, यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑन द ऑडिट ऑफ पेंशन स्कीम रिटायरमेंट फंड, वही फंड वाली बात। लेकिन अब आपको कहानी सारी समझ आ गई ना, पेंशन फंड कैसे काम करते हैं। कंपनी ने पैसे अलग से रखे होते हैं, उसे फंड बोलते हैं, वो फंड कंपनी खुद भी मैनेज कर सकती है, किसी दूसरे को भी कह सकती है म्यूचुअल फंड वगैरह को आप मैनेज करो, और उसका रिटर्न एम्प्लॉइज को जा रहा होता है। द फंड हैज रिसेंटली चेंज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिसाइडेड टू आउटसोर्स ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट एंड कैश टू ए म्यूचुअल फंड। पहले तो वो खुद ही मैनेज करते थे कि किस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, किसके बेचे। अब उन्होंने क्या फैसला किया है कि हम अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, ये फंड मैनेज करने वाली ऑप्शन किसी और को दे देते हैं। ये उन्होंने कह दिया किसी और को दे। अब किसको दे दी उन्होंने? किसी म्यूचुअल फंड। कह रहे योर स्पाउस इज वर्किंग एज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इन द म्यूचुअल फंड। अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसकी आ रहा है? हमारे क्लाइंट की। उसको मैनेज कौन कर रहा है? स्पाउस। अब मुझे बताइए क्या अगर फर्ज कीजिए स्पाउस ने उसमें कोई हेरफेर कर ली फंड में, एज ऑडिटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या हम डिस्क्लोज करेंगे? नहीं करेंगे। फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो गया। क्यों? रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर फर्ज कीजिए, और आपको पता है कि अमूमी तौर पे ना ये फंड का जो प्रॉफिट होता है इसकी परसेंटेज दी जाती है फंड मैनेज करने वाले को, ताकि वो अच्छे तरीके से फंड मैनेज करे। क्या फंड मैनेज करने वाले को रिम्यूनरेशन दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ गया,
सिमिलैरिटी थ्रेड भी, इंटिमिडेशन थ्रेड भी। ये एक तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना, उसने कॉम्प्लेक्स किया है, सिंप्लीफाई करे तो ऐसा हो जाता है जैसा स्पाउस इंप्लाई हो, जैसा स्पाउस इंप्लाई हो। सिंप्लीफाई करेंगे ये सिचुएशन बजाहिर बड़ी मुश्किल है, लेकिन देखें यही कहानी नहीं बनती। थ्रेड उसी तरह के। क्या उसने आगे सेफगार्ड वगैरह पूछा है कि सिर्फ थ्रेड्स को पूछा है? क्लियर, समझ आ गई? ये रिटर्न, ये आइंदा जब कभी ये पेंशन स्कीम रिटायरमेंट फंड आएगा तो सुन के आप ये तो नहीं कहेंगे बहुत मुश्किल केस स्टडी आ गई है, कहानी पता चल गई आप। सेकंड, हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड हैज बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग टैक्स क्लाइंट ऑफ योर फर्म। इसमें डंडी मार गया वो क्वेश्चन बनाते हुए। वो क्या भी डिस्कस करते हैं, टैक्स क्लाइंट है, बिल्कुल ठीक है। दे हैव आउटसोर्स टैक्स प्रिपरेशन एंड कंप्लायंस सर्विसेज टू योर फर्म। क्लियर नहीं बताया कौन सी सर्विस है, क्या टैक्स रिटर्न की है या टैक्स कैलकुलेशन की या टैक्स डिस्प्यूट की। मुझे इसमें जो लग रहा है ये जो टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स रिटर्न की मुझे नहीं लग रहा। ये जो टैक्स प्रिपरेशन है ना, इसमें मुझे लग रहा है अकाउंटिंग एंट्री बनाने की बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये मेरी जजमेंट है क्योंकि कंफर्म नहीं, उसने क्लियर नहीं बताया हुआ। टैक्स प्रिपरेशन एंड कंप्लायंस सर्विसेज टू योर फर्म, पहले ये फैसला कर ले कि ये कौन सी सर्विस है, उसके बाद आगे चलेंगे। उसने क्लियर नहीं बताया। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रात में कि ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने की बात कर रहा है? एक स्टूडेंट। कितने हाइब्रिड क्लास में भी देख लें, तो कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये टैक्स अकाउंटिंग प्रिपरेशन की बात कर रहा है, अकाउंटिंग एंट्री जो पार्ट करनी है, डेफर्ड टैक्स वगैरह, ये तकरीबन हमारे 50% के करीब स्टूडेंट है। और कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ये टैक्स डिस्प्यूट हैंडल करने की बात कर रहा है, ये जो कंप्लायंस। चलिए, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ख्याल है टैक्स प्रिपरेशन से मुराद, हम इसी के मुताबिक चलते हैं आगे, ठीक है। टैक्स, इसमें कौन सा थ्रेड राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सॉरी, अभी नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ? अभी ऑडिटर तो हम पता ही नहीं। Due to good relationship, they have also requested your firm to act as auditor for the upcoming financial year. They intend to keep the tax outsourcing with your firm. कह रहे टैक्स का काम आप भी करें, ऑडिटर भी बन जाए। कौन सा थ्रेड आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। फिर क्यों? आप अपना काम भूल गए। लेकिन इस तरह के सवाल में फिर समटाइम ऐसा होता है कि सोल्यूशन आता है तो कहता है ये तो टैक्स रिटर्न थी, इसमें तो कोई थ्रेड राइज ही नहीं होना था, या हो सकता है कहे कि ये टैक्स डिस्प्यूट था, इसमें तो एडवोकेसी थ्रेड भी लिखना था। तो ये फिर भैया किस्मत। लेकिन मेरा ये ओपिनियन ये है, जितना को मैं आई को समझता हूं, कि सॉल्यूशन तो जाहिर है एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देना होता है, लेकिन प्रोबेबली अगर आपका आर्गुमेंट या जजमेंट या अजम्पशन वैलिड है ना, वो आपके अजम्पशन को ट्रू मानेगा। मेरा ये ख्याल है, और ख्याल जाहिर है हवाई नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। आप जिस सिस्टम से गुजरे हो ना, उस सिस्टम के बारे में कुछ अंदाजा होता है। मेरा ख्याल है ये, क्योंकि सॉल्यूशन हर पॉसिबिलिटी का नहीं दिया जा सकता, और अगर किसी एक पॉसिबिलिटी के ऊपर सॉल्यूशन बना है तो उसका मतलब ये नहीं अदर पॉसिबिलिटीज गलत हैं, वो भी ट्रू हो सकती हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम थर्ड, हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड हैज बीन फेसिंग अ लिटिगेशन विद टैक्स अथॉरिटीज। अच्छा, इससे भी मुझे अंदाजा हो गया कि ऊपर लिटिगेशन का केस नहीं है, क्योंकि वो नीचे से मिली। दे हैव ऑफर्ड योर फर्म टू एक्ट एज टैक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ। कौन सा केस आ गया? एडवोकेसी के इंटिमिडेशन। लिटिगेशन में तो इंटिमिडेशन थ्रेट आता है। हाँ जी, वो हम और क्लाइंट आमने सामने नहीं है, एक ही साइड पे है। हम और क्लाइंट आमने सामने होते फिर इंटिमिडेशन थ्रेट होता, ये तो हम एक ही साइड पे हैं। तो एडवोकेसी थ्रेट, क्योंकि हम क्लाइंट को एडवोकेट हो थर्ड पार्टी के पास जाके। लेकिन क्या कर, एंड ऑफर्ड ए मटेरियल अमाउंट इन कमीशन इफ द आउटकम इज इन देयर फेवर। कंटीजेंट फी भी आ गया, दो मसले आ गए, एडवोकेसी भी आ गया। ये आपको याद है एससीसी का क्वेश्चन किया था हमने, वो बलून फ्लाइट वाला, वो यार्ड वाला, अगर यार्ड अगली पिछली दफा, अब नहीं, अब बलून। तो उसमें था ये कि सेल टैक्स का डिस्प्यूट है, उसमें कंटीजेंट फी भी थी, एक ही पार्ट के अंदर कंटीजेंट फी भी थी, ये भी उसी जैसा ही है। दोनों थ्रेड लिखने चाहिए कि एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी लिखेंगे और इंटिमिडेशन थ्रेड भी लिखेंगे। जी जी पूछिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया ही नहीं कि ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है कि नहीं। ये ऊपर बता दिया? नहीं, नाम वही है, हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड। हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड होना तो सेपरेट है, लेकिन कंपनी एक ही है, तो ऊपर उसने ऑडिट क्लाइंट कह दिया। वरना अगर ऑडिट क्लाइंट ना हो तो फिर वो कंटीजेंट फी वाला थ्रेड नहीं आएगा, फिर एडवोकेसी थ्रेड भी नहीं आएगा, क्योंकि हाँ फिर थ्रेड ही नहीं आएगा। तो मुझे बताइए एग्जाम में क्या इस तरह की सोच के साथ चलना चाहिए? इस सिचुएशन में थ्रेड है ही नहीं, इस तरह ये सोच खतरनाक है। एग्जाम में हर सिचुएशन में थ्रेड स्वाइट टैक्स रिटर्न के। जी अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने ये शायद आई कैप के डिफरेंट बुक्स के सॉल्यूशन ये देखा होगा। आई कैप की ये मेरा अपनी जजमेंट है, अपना ओपिनियन है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, मैं भी गलत हो। आई कैप सिस्टम हो सकता है, मैं कभी आई कैप सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा, मैं बता नहीं सकता आई कैप में क्या होता है, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है ना। उस कहते हैं कि कहीं पे आग लगी हो ना, देखने के लिए आग देखना जरूरी नहीं, धुएं से पता चल जाता है। तो जो धुएं से अंदाजा लगाया ना मैंने, वो ये भी गलत हो
अब उसके जहन में तुम्हें कि 2-3 किस्में आ गई। ऐसा रेलगाड़ी में से भी तो निकलता है। नहीं ठीक है, बर्फ में से भी निकलता है? अच्छा तो क्या सुन ले, तो क्या जो बुक होती है ना वो करवाई है पब्लिशर से, पब्लिशर उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल्स मेरा ये ख्याल है निस्बतन कम है। आप देखते होंगे बहुत सी बुक्स में टीचर भी ये कहते हैं कि इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, क्योंकि वो आउटसोर्स करवाई गई है पब्लिशर से, उसमें उनका भी क्वालिफाइड स्टाफ होता होगा, लेकिन जाहिर है उनका अपना क्वालिटी। जो पेपर होता है ना आपका, वो 2-3 दफा सिस्टम से, क्वालिटी सिस्टम से गुजरता है। इसलिए जहां कहीं एज टीचर हमें कहीं पे आई कैप के पास पेपर में और बुक में कहीं पे कंफ्लिक्ट नजर आता है ना, आप खुद भी देखिएगा टीचर्स नॉर्मली किसको फॉलो करते हैं वाला, पास पेपर्स को, क्योंकि वो पास पेपर उसका सोल्यूशन हमें अंदाजा है। आई कैप का जो सिस्टम है ना, क्वालिटी सिस्टम, वो 2-3 लेयर से गुजर के बनता है और उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। यहां पे मैं दिखाना आपको ये चाह रहा हूं, ये आई कैप स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स हैं, पास पेपर की एग्जांपल नहीं है। पास पेपर की एग्जांपल में ऐसा नहीं होता कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो आपको इंक्लूड ना करें, ठीक है। ये आई कैप की एग्जांपल इसलिए इसमें उसने हो सकता ये किया कि जी इंडिपेंडेंट नहीं किया, इसको रिलेट करवा दिया। आई कैप की केस स्टडी होती है, अलग पार्ट भी होता ना, तो आपको यहाँ पे अलग से इंफॉर्मेशन पूरी देता जो जरूरी होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन शॉर्ट एग्जाम में अगर वो पूछेगा ना, तो हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड इस पार्ट के साथ भी बताएगा कि आपका ऑडिट क्लाइंट है कि नहीं है, ठीक है। और अमूमी ऑडिट क्लाइंट होगा और थ्रेट राइज होता होगा, क्लियर जी। इसलिए आप देखें जो एग्जांपल्स होगी ना आई कैप वाली, उसमें अमूमी तौर पे इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रक्चर्ड या उस स्टाइल से नहीं होगी, ठीक है, वो डिफरेंट स्टाइल होगा। इवन आप में से जो स्टूडेंट अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉम्प्ट होता है जिसमें हम उसका राइटिंग स्टाइल कॉपी करते हैं, ठीक है। वो मेरी कोशिश होती है वो प्रॉम्प्ट सीखे ना, ताकि जो क्वेश्चन बनाऊं आई कैप के स्टाइल में बनाऊं। स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन डालेंगे ना, उसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट निकलेगा, उसके फीचर्स बताता है, इसमें ये स्टाइल है, फॉर्मल है, प्रोफेशनल, टेक्निकल है, वोकैबुलरी लेवल क्या है। और अगर आई कैप का पास पेपर का डालेंगे ना, उसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट निकलेगा। तो इसीलिए ये जो स्टडी टेक्स्ट होते हैं, ये सम टाइम इनके क्वेश्चन में थोड़ी डेफिशिएंसी हमें नजर आती है, लेकिन पास पेपर में अमूमी तौर पे आपको डेफिशिएंसी नजर नहीं आएगी। भाई आगे चलें, ये 3 हो गया। 4, मिस्टर जहांजेब इज द ऑडिट पार्टनर ऑफ एपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर द लास्ट, ये सीधा लॉन्ग एसोसिएशन। आगे चलें, एपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट, अब देखिए वही एपीएम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल ऑडिट फी ऑफ मिस्टर जहांजेब। ये सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए नहीं होगी, इसे कहते हैं हम अनड्यू डिपेंडेंस। जब एक ही क्लाइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फीस उसी से जनरेट हो रही हो, तो नेचुरली हम कोशिश करेंगे एक क्लाइंट हाथ से ना जाए। जैसे हमारा कोई ऑडिट क्लाइंट है ना कंपनी, उसका अगर कोई डेटर हो 40% रेवेन्यू उससे मिल रहा हो, वो अगर बैंकरप्ट हो जाए, हम कहते हैं गोइंग कंसर्न तो गई, याद है, इवेंट होती है, डाउट क्रिएट करती है। उसी तरह अगर ऑडिट फर्म है, उसका 40% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आ रहा हो, क्या वो कभी चाहेगा कि क्लाइंट हाथ से जाए? नहीं जाएगा। तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्यों? सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक ही सोर्स से जनरेट हो रहा है और इस सोर्स को फर्म कोशिश करेगी लूज ना करे। डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट 34। Your insurance firm is auditor of Happy Goods. The audit manager has just become engaged to managing director's daughter. The managing director and ये कल करते हैं जैसे। The managing director owns 51% of the shares in Happy Goods. इसे कहते हैं अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। ऑडिट मैनेजर, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑडिट मैनेजर बनने के लिए, ये ध्यान में रखिए। करेंगे क्वालिफाई? रिक्वायर्ड लिस्ट आपको करना पड़ेगा। List the threats to independence which might arise as a result of the above, explaining clearly why these are threats. अच्छा ये कौन कौन सा थ्रेट? एक तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है और एक फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप आ रहा है। भाई दो नहीं, सिचुएशन कौन सी है? देखें, थ्रेट बाद में लिखते हैं, पहले सिचुएशन तो पहचान लें, क्योंकि पहले सिचुएशन फिर थ्रेट्स। पहले सिचुएशन, इसमें 2 सिचुएशन बन रही है मेरे ख्याल में। एक बन रही है हमारी फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली। फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि एक रिलेटिव के शेयर्स हैं क्लाइंट में, और दूसरी फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि हमारा एक रिलेटिव क्लाइंट पे एम्प्लॉय है। तो बताइए थ्रेट कौन कौन सा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अच्छा वैसे अगर सिर्फ ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप होता ना सिर्फ, फिर भी ये तीनों थ्रेट राइज होते हैं। अगर ये 51% वाली बात ना भी करता, फिर भी तीनों थ्रेट राइज होते, लेकिन अब उसने बात करती, अब भी तीनों थ्रेट राइज हो गए। फर्क क्या है कि अब हम 51% को भी एक्सप्लेनेशन में यूज करेंगे। जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा ना, उसमें हम 51% को यूज करेंगे। फेमिलियरिटी थ्रेट है, रिलेशनशिप को इंक्लूड करेंगे। इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है कैसे? हाँ जी, ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा इसमें मैंने समझाया भी नहीं, आपको इंटिमिडेशन थ्रेट समझ आ गया। वो कंसेप्ट समझाते हुए 3 दफा इंटिमिडेशन को तब समझ नहीं आया कि सर फैमिली रिलेशनशिप है, इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज हो सकता है। लेकिन अब क्लियर हो गया। चलो कोई बात नहीं, केस स्टडी प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है कि कंसेप्ट में कोई 19-20 कसर रह जाए, पूरी हो जाती है। क्लियर जी। अब चलते हैं हम अपने नए कंसेप्ट की तरफ, और ये जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा, इजी चैप्टर है ये। ऐसे कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले भाई। ये आखिरी 2 पॉइंट समझ आ गए आपको? ये आप एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। यहां तक बात खत्म नहीं करनी, कंप्लीट कंसेप्ट यहां तक है, इसके एंड में। जी जी, आखिरी पॉइंट
सेकंड लास्ट में एक्सप्लेन कर दूं? नहीं, दोनों करूंगा मैं। पहले ऊपर से कहानी क्या चल रही है कि प्री कंडीशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है। अगर प्रीमाइस प्रेजेंट नहीं है, दो हरफी बात करता है, कहता है खत्म, एंगेजमेंट को छोड़ दो। फिर उसके बाद कहता है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो फिर एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कंडीशन है 3, उसने कंडीशन बताई। 3 कंडीशन कौन सी? एडिशनल डिस्क्लोजर, एमसी द मैटर, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। एडिशनल डिस्क्लोजर, एमसी द मैटर, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं। और अगर ये 3 कंडीशंस भी पूरी ना हो, यानी फर्ज कीजिए मैनेजमेंट कहे कि सर एडिशनल डिस्क्लोजर भी नहीं देना, कर लो जो करना है। मैनेजमेंट क्या कहे? नहीं देना एडिशनल डिस्क्लोजर, कर लो क्या करना है। एंगेजमेंट का एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? If above condition are not met, it is required by law regulation to undertake the audit engagement. Auditor may still accept engagement, but auditor shall evaluate its effect on auditor. यानी auditor सोचेगा additional disclosure नहीं दिया, इसका मेरी रिपोर्ट में क्या इफेक्ट है। फिर auditor ऐसे सोचेगा additional disclosure नहीं दिया तो ये मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन, और फिर बाकी बेसिस और की ऑडिट मैटर वाली बात वैल्यूएट करेगा क्या इफेक्ट आएगा, और फिर जो भी इफेक्ट आएगा आप क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है। कैसे करें? एंगेजमेंट लेटर में डाल के, क्योंकि अभी एंगेजमेंट लेटर एग्री नहीं हुआ ना, साइन नहीं हुआ, तो क्लाइंट को कोई भी बात पहुंचानी हो ना, बेहतरीन तरीका क्या है? एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया जाए। नहीं, वैल्यूएशन के लिए प्रोसीजर नहीं, जजमेंट है कि इफेक्ट मटेरियल होगा कि परवेसिव, ठीक है। और फिर इंक्लूड एप्रोप्रिएट रेफरेंस ऑफ इफेक्ट इन एंगेजमेंट लेटर का मतलब क्या है कि जो भी इफेक्ट है यानी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, उसका रेफरेंस एंगेजमेंट लेटर में दे दे, यानी एंगेजमेंट लेटर में उसका जिक्र कर देगा, एंगेजमेंट लेटर में उसका, ये यहां पे खत्म हो जाता है। आगे चल के एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स में आप पढ़ेंगे कि जब ये पॉसिबल इफेक्ट ऑडिटर लिखता है ना, इसके नीचे एक स्टेटमेंट और लिख देता है एक्स्ट्रा कि ये हमारा अंदाजा है कि ऐसा होगा। अगर दरमियान में हालात बदल गए और आपने वो चीजें जो हम कह रहे थे आपने मान ली, तो फिर हमारा ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। अगर हालात एज इट इज रहे तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, लेकिन अभी तो 3-4 महीने पड़े हुए हैं, 3-4 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर हमने अभी तक एक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं 3-4 महीने में तो वो भी तैयार हो सकता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट ना पढ़े हो वो 3 महीने में तैयार होना मुश्किल है। एक आधा सब्जेक्ट हाँ हो तो जाएंगे, पास पता नहीं होते हैं कि नहीं, तैयार तो हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। जी 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 भाई पूछिए। नहीं भैया, भैया आप ऐसा करें कि ट्रेनिंग क्यों नहीं दे देते स्टूडेंट्स को कि कैसे सवाल पूछना है। जी जी क्लाइंट अगर कहता है आप ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर भी करें और आप ही उसका ऑडिट भी करें। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा सुने सुने सुने, क्वेश्चन का ये है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने रख रहा हूं ताकि इसके क्वेश्चन को एग्जाम की केस स्टडी की शक्ल दे दूं, क्योंकि इनके क्वेश्चन में एग्जाम केस स्टडी में सिर्फ 19-20 का फर्क है। क्वेश्चन ये है कि फर्ज कीजिए फर्म ये कहे, हमें इनका क्वेश्चन ये था कि सर फर्म ऑडिटर को ही कह दे कि सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और आप ही इसका ऑडिट भी करें, तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अनलिस्टेड केस में भी वो कहता है कि ट्रांजैक्शन वाला क्लाइंट अप्रूव करेगा और सेफगार्ड अप्लाई करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट करो, क्लाइंट अगर कहे किसी और को कि फर्म ए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, फर्म बी उसका ऑडिट करे, ये तो पॉसिबल है ना। सवाल इनका ये कि इस सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो ऑडिटर के साथ एग्री होगा, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी लिखी जाएगी कि नहीं? क्या ये लिखा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, या ये लिखा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना फर्म ए की रिस्पांसिबिलिटी है? अगर मैनेजमेंट ने आउटसोर्स किया हुआ है तो इसका जवाब है एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये मैनेजमेंट की ही रिस्पांसिबिलिटी लिखी जाएगी, चाहे मैनेजमेंट आगे किसी और से काम करवा रही है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की ही है। क्लियर? अभी आपको आईकैप की केस स्टडी का साथ ही लिंक करवा दूं। उसने ये कहा कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर दीजिए। मैनेजमेंट ने कहा सर रिप्रेजेंटेशन लेटर हम तो नहीं देंगे क्योंकि हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं की, हमने तो आउटसोर्स करवाई हैं, रिप्रेजेंटेशन लेटर चाहिए तो जो फर्म ए है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है उससे रिप्रेजेंटेशन लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर किया हमने तो नहीं की। बताइए हम एज ऑडिटर किससे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे? स्टिल मैनेजमेंट से ही। मैनेजमेंट ही हमें रिप्रेजेंटेशन देने की पाबंद है, वरना स्कोप लिमिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी स्टिल मैनेजमेंट ही की होती है। क्लियर? मैं अगर क्लास के हवाले से कोई भी काम अपने टीए से करवाता हूं ना, और अगर वो गलत होता है तो आपको जिम्मेदार कौन है? वो मैं हूं जिम्मेदार, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ही फैसला था, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी मेरी ही होगी। ये असूल ध्यान में रखिएगा। तो अगर क्लाइंट किसी से आउटसोर्सिंग करवा भी रहा हो, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी उस काम की किसकी है? मैनेजमेंट की है। चलिए अब आगे बहुत ही आसान, प्रोबेबली हमारे पूरे ऑडिट में सबसे आसान 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है
एंगेजमेंट लेटर एंड इट्स कंटेंट्स। एंगेजमेंट लेटर क्या है ये तो आपको पता है। कहता है जैसा कैफ 4 में आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, दो पार्टीज के दरमियान में होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। एंगेजमेंट लेटर इज रिटन एग्रीमेंट किसके दरमियान में? ऑडिटर क्लाइंट के दरमियान में। क्लाइंट का मतलब होता है मेंबर्स, लेकिन मेंबर्स अगर चाहे तो किसी को अपना एजेंट या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो शेयर होल्डर अमूमी तौर पे क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं ऑडिटर को, लेकिन फिर कहते हैं सर अब जो आपने आगे फर्दर जो भी काम है ना वो हम चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट कर रहे हैं, हमारे भी पे ये काम करेगा। तो एंगेजमेंट लेटर जब साइन अपॉइंट हमें शेयर होल्डर ने किया, लेकिन प्रैक्टिकल एंगेजमेंट लेटर साइन कौन करता है? सीएफओ, सीईओ या कोई डायरेक्टर वगैरह। क्यों भला? क्योंकि वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। और इसमें क्या लिखा होता है एंगेजमेंट लेटर में? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट। अब आप सुन लीजिए कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। आज से 5 साल पहले क्वेश्चन कैसे पूछा करता था, सुन ले। एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स बता दीजिए, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट बताइए एंगेजमेंट लेटर के। ये पहले क्वेश्चन। अब अभी ऐसे पूछ सकता है, किस्मत अच्छी हो तो, जो कि मुमकिन नहीं होगी। तो अगर पूछ ले तो रिप्रोडक्ट, वरना क्या पूछेगा? इन कंटेंट्स में से कुछ कंटेंट 3 उठाएगा और 2 उठाएगा कंटेंट्स ऐसे जो कि एंगेजमेंट लेटर में नहीं होते, उनको करेगा मिक्स। और फिर गेस कीजिए आपसे क्या पूछेगा, बताइए कौन से एलिमेंट्स एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। आपने देखना होगा, अगर तो वो लिस्ट में शामिल है आप कहेंगे इंक्लूड करना है, और अगर लिस्ट में शामिल नहीं है एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करना अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर? जैसे डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड ऑन डेटर्स, मैंने भी बताया नहीं आपको कुछ, लेकिन क्या ये एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं एंगेजमेंट लेटर में नहीं होने चाहिए? नहीं होने, क्यों नहीं होने चाहिए? पहले थोड़ी बताएंगे उसको, अनप्रेडिक्टेबल रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या क्या चीजें हैं। एंगेजमेंट लेटर शैल इंक्लूड, शैल का मतलब है दुनिया का हर एंगेजमेंट लेटर खोल के देख लो, उसमें ये लाजमी चीजें लिखी होंगी। शैल का मतलब होता है रिक्वायर्ड। अच्छा, मे का मतलब ऑप्शनल नहीं है, शैल का मतलब रिक्वायर्ड है, मे का मतलब ऑप्शनल। मे का मतलब क्या ये भी बताता हूं, व्हेन रेलेवेंट। हाँ, शैल मतलब क्या? पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पर्पस क्या है? स्टैट्यूटरी के नॉन स्टैट्यूटरी, ये लिखना है। स्कोप क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कुछ और चीजें भी। अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो स्कोप में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल होती हैं, और अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी शामिल होती हैं। स्टैट्यूटरी में स्कोप बढ़ गया, समझे? तो पहले पता होना चाहिए ना क्या क्या चीजें चेक करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है ये लिखना है, ताकि बाद में ये ना हो शुरू में हमें कुछ और बताया हो, बाद में बदल जाए, हम कहिए तो अनएक्सेप्टेबल है, पहले तो आपने कुछ और बताया था। तो लिख देना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक छोटी सी केस स्टडी 3 नंबर की थी, उसने कहा, क्लाइंट ने कहा हमारा ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए। हमने कहा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किधर है? उन्होंने कहा नहीं बनाई अभी। हमने पूछा कब बनाओगे? उन्होंने कहा पहले एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड कर लें, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये उन्होंने कहा जिम्मेदारी हमारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हम ही करेंगे, फ्रेमवर्क के बारे में भी डिसाइड नहीं किया। तो हमें क्या करना है? हमने कहा तुम फ्रेमवर्क के बारे में डिसाइड करोगे तो हम डिसाइड करेंगे तुम एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तुम्हारा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हुआ तो फिर तुम एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसा ही है कि नहीं? आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, लिख दी। हर एग्रीमेंट में दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाजमी होती है, बाकी कुछ भी ना लिखो, ये तो जरूर लिख देना एग्जाम में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, ये भैया लिख दोगे? इन भाई से पूछे लिख देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर लिख देंगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है। बताए तो बता देना, हर एग्रीमेंट में लिखी जाती है, तो इधर की बातें ना कर। मुझे बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर क्या याद होगी तो लिखेगा ना ये? बताए कॉपी पेस्ट करोगे? ऑडिटर में क्या देखना है? ऑडिटर कहेगा 2 सफे भर देगा, नंबर नहीं इसको मिलेगा, और फिर पेपर कहेगा बहुत अच्छा हुआ मैंने छाप दिया सारा कुछ, पता नहीं क्या। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं याद, बाकी कंसेप्ट क्या पूछूं मैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन में पूछे जो राय नहीं से, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? ये याद नहीं की, चैप्टर 2 का कंसेप्ट याद नहीं किया। अब खुद सही से बताना है, क्या इसमें ऑडिट का कसूर है? क्या इसमें आईकैप का कसूर है? मेरा तो है, वो नहीं पूछने लगा। मर्जी आपकी, पता नहीं कब याद करेंगे। ओ भाईजान, कल का काम, गुजरे हुए कल का काम आने वाले कल में अगर आपने करने के लिए रख छोड़ा है तो आने वाले कल का काम कब करेंगे? अच्छा, यानी अगली टर्न में, ठीक है, फिर ठीक। रेफरेंस टू, आज ये आपने बताना ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, एक्सपेक्टेड क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन के क्वालिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड रिपोर्ट के मॉडिफाइड रिपोर्ट, एब्सोल्यूट मैटर आएगा कि नहीं, अदर मैटर, ये सारी चीजें।
रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट का मतलब क्या है? अनमोडिफाइड रिपोर्ट के मॉडिफाइड रिपोर्ट। और मॉडिफाइड रिपोर्ट तो उसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन? क्या सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन या एम्फेसिस ऑफ मैटर भी या अदर मैटर भी? ये बता रहा है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ आती है कि जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है ना कि रिपोर्ट कैसी होगी वो बता दे, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? एंड स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट में डिफर ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ये क्या कह रहा है? यानी जो पिछले कंसर्न में पढ़ा था कि अगर मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ऑडिटर उसका वैल्यूएट करेगा, फिर उसे रिपोर्ट में इंक्लूड कर देगा। किस खाने में इंक्लूड करेगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में। कहां? एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड। और फिर अगली बात क्या कह रही है? एंड स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट में डिफर ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। बाद में हालात बदल गए, आप सीधे रास्ते पे आ गए तो हम भी रिपोर्ट को सीधा कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया जो लाजमी आएंगे। यह है अनऑर्डिनेटेड मे आल्सो इंक्लूड। मे का मतलब क्या है? ये नहीं कि मर्जियां करो मर्जियां ना करो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब रेलिवेंट सिचुएशन आए उसकी तो फिर इंक्लूड करना ही करना है, वरना इंक्लूड नहीं करना। जैसे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जो ऑप्शनल भी दे रहा है उसको। लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट केस स्टडी को सामने रखते हुए बिल्ड करना चाह रहा हूं वो ये कि जब रेलिवेंट हो तब इंक्लूड करना, वरना नहीं। इलैबोरेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप, अगर आपको लगे क्लाइंट स्कोप जानता है तो इसको इंक्लूड ना करे, लेकिन अगर आपको लगे स्कोप के बारे में क्लाइंट को मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कहे कि सर आपने इंटरनल कंट्रोल में भी ओपिनियन देना था, वो क्यों नहीं देना? तो हमें स्कोप क्लियर कर देना चाहिए कि नहीं? भाई वो हमारे स्कोप में शामिल नहीं है। स्कोप क्लियर। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर क्लाइंट का सर वो जो रोव वाली केस स्टडी थी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देंगे ना आप, हमने ना सिर्फ ये कि उसे कहना है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देना ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, और साथ में एंगेजमेंट लेटर में फिर एक्सप्लेन भी कर देना है इनहेरेंट लिमिटेशन, ताकि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम एंड डेडलाइन। कब ऑडिट शुरू करना है, कब खत्म करना है, कितने लोग आएंगे, कब से कब तक आएंगे, उनके नाम क्या हैं, उनकी तस्वीरें भी बात दे देते हैं, ताकि फर्म के अंदर वो कार्ड बनाए, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आना जाना इजी हो, ठीक है। वो हाँ कुछ कंपनीज में होता है ऐसे। तो कह रहे हैं कंपोजिशन के बारे में, लेकिन आप नोट कीजिए इसमें वो टीम के बारे में बता रहा है, डेडलाइन बता रहा है, प्रोसीजर के बारे में नहीं बता रहा। आइटम मर जाता है, उसने आगे कल क्या काम करना है क्लाइंट को नहीं बताएगा कभी। फीस और बेसिस ऑफ फी, ये बताना चाहे बता दे। फीस का मतलब क्या? लमसम फी। बेसिस ऑफ फी का मतलब क्या है? किस बेस पे? जैसे पर आवर की बेस पे है, या टाइप ऑफ ओपिनियन की बेस पे है, या प्रॉफिट की बेस पे है, ये नहीं है। हाँ जी, बेसिस ऑफ ओपिनियन आवरली बेस पे होती है। फी लमसम, टोटल फीस भी एग्री कर सकते हो, कम क्लाइंट का 50 लाख में करेंगे ऑडिट, या आवरली बेस पे भी 50,000 नहीं 50 लाख। ये बड़े क्लाइंट की फीस है, छोटे क्लाइंट की फीस कम होती है। डॉलर में फीस होती है, बाहर का क्लाइंट पकड़े अफगानिस्तान। एग्रीमेंट दैट मैनेजमेंट विल इन्फॉर्म ऑडिटर अबाउट सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट से कहते हैं कसम खाओ तुम कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे वो तुम हमें बताओगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं हम नहीं ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे, लेकिन तुम भी बताओगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में कौन बताएगा? मैनेजमेंट को कह रहे हैं जी। आप क्योंकि आफ्टर द डेट क्यों लिखा है? क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट होते ही आफ्टर। अच्छा, लेकिन मैंने कहा सर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्यों लिखा है? इसलिए कि बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी पूछेंगे। इसमें यह कहां लिखा हुआ है कि बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं बताएगा क्लाइंट? सुन ले, सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। अच्छा, ये भाई आप मुझे कहें सर जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो रिवीजन आएंगी आप वादा करें हमें बताएंगे। बोल सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके आई कैप कोई रिवाइज करेगा चीज सिलेबस में तो आप हमें बताएंगे। हाँ बोलना भाई, आप एग्री करते हैं इसकी स्टेटमेंट से? स्टेटमेंट इसने बोली है सर जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा ये वाला, फ्री हो जाएंगे, उसके बाद 1.25 महीना 1.5 महीना होता है, उसमें अगर आई कैप कोई रिवीजन अगर कर देता है तो आप वादा करें हमें वो रिवीजन बताएंगे। ये बोला मैंने, सही बोला। लेकिन मैंने एक लगाई इनको, मैंने कहा नहीं फीस पूरी नहीं, मैंने कहा उसके बाद वाली रिवीजन तो तुम मेरे से पूछ रहे हो और उससे पहले वाली क्यों नहीं पूछ रहे? ये चीज वो तो अंडरस्टूड है कि मैंने लेक्चर के दौरान में बतानी ही बतानी है। मसला किसका है? बाद का। तो ऑडिट रिपोर्ट से पहले भी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है ना, वो भी ऑडिटर क्लाइंट से पूछता है और क्लाइंट बताता है, लेकिन वो तो ऑडिटर खुद भी ढूंढ लेता है ना भी बताए तो। मसला तो है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑडिटर घर चला जाता है। मसला उसके बाद का है, समझे आप भैया? समझे आप आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को लिखा? सब्सिक्वेंट इवेंट का ऑडिटर ने क्या करना? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट के बाद आता है वो सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या करना है, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होते हैं ना,
कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड होने चाहिए ना, वो बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक वाले होने चाहिए। पहले होता क्या है, ईयर एंड के बाद ऑडिट बोर्ड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट तब तक इंक्लूड करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। ऑडिट बोर्ड तक तो ऑडिटर खुद हाथ पैर मार लेता है सारे, लेकिन ऑडिट बोर्ड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक ना 3-4 दिन होते हैं। उसमें अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाए तो फिर हम घर जाने से पहले मैनेजमेंट को कहते हैं, मैनेजमेंट हम घर जा रहे हैं, ऑडिट बोर्ड साइन करके तेरे को दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने 5 दिन बाद इशू करनी है। इस 5 दिन में सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया ना, फौरी फोन करने का, चुप करके ना बैठना। इससे पहले वाला क्यों नहीं पूछना, वो तो मैं खुद ढूंढ रहा हूं। फिर the expectation that management will provide written representation and other information at the end of the audit। हम ये लिखते हैं, मैनेजमेंट काम जिससे मर्जी करवाओ, जितने मर्जी लोगों से करवाओ, आउटसोर्स करवाओ, इनसोर्स करवाओ, जो मर्जी करो, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तेरे से पूछेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी तेरे से पूछेंगे, वादा करोगे तुम ही हमें दोगे। ये एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड कर देना है एक्सपेक्टेशन, ताकि मैनेजमेंट ने अगर इनकार करना है ना कि सर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, वो अभी कर दें, हम भी अभी ना कर दें, समझ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, एंड पे जाके इनकार किया ना रिप्रेजेंटेशन एंड पे, हम तो गए, सारा काम भी कर लिया। हाँ। ये वही हो जाएगा आपके साथ जो पिछले एंड में हुआ था, भूल गए इतनी जल्दी। वो FR2 की तैयारी करते रहे और बाद में पता चला एंड पे FR1 पास होगी तो फिर 2 दे सकते हैं, तो देख भाई MFA की तैयारी करते रहे कॉस्ट के साथ, एंड में क्या पता चला, एंड में पता चला था ना। तो बताइए होना चाहिए था ऐसे, नहीं शुरू में बता देते भाई, शुरू में बता दे, शुरू में। तो भाई ये भी खुद बताए, तो इसमें हम कह रहे ना भैया हमारे साथ वैसे ना करना तुम। अगर हमें अभी बोल दो सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, बाद में ग्रांट पे जाके इन्फॉर्मेशन ना दी तो काम गड़बड़ है। तो एंगेजमेंट लेटर में लिख देना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए कि सारी रिप्रेजेंटेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट हमें आप प्रोवाइड करोगे। बिल्कुल ठीक। फिर रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उन्होंने कहा आपके लिए एक बोनस है। बोनस क्या है, आप समझ रहे थे हम आपको सिर्फ रिपोर्ट देंगे ऑडिट रिपोर्ट, है ना, यही समझ ना, हम आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक और तोहफा देंगे। वो क्या है, मैनेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ वीकनेस, जिसमें आपके सिस्टम के बारे में इंप्रूवमेंट होंगी, सजेशंस होंगी कि कैसे आप अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट, शाबाश शाबाश, वो दिया जाएगा। इंटरनल कंट्रोल लेटर ऑफ वीकनेस जानते हैं क्या था, डेफिशिएंसी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर, कहता है अगर आपने अपनी टीम में किसी को साथ मिलाना ना, ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट, बहुत ही अहम पॉइंट। बाज़ औक़ात हमें ऑडिट टीम के अलावा कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है ऑडिट करने के लिए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट टीम के अलावा दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे एक्सपर्ट, जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा, जैसे एक्सपर्ट, रीवैल्यूएशन, जैसे प्रीडिसेसर ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर पता है कौन है, वो चौकीदार नहीं है, कंपोनेंट ऑडिटर है जो दूर दराज के कंपोनेंट पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। क्लाइंट, वो जो नेशनल बैंक यूएसए ब्रांच थी और एक बांग्लादेश में भी थी, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम थोड़ी गए थे, तो पैसे ज्यादा लगेंगे। हाँ, जाने नहीं जाता, पार्टनर कहा था नहीं भाई, उधर से लोकल ऑडिटर को कहा था भाई तुम प्रोसीजर परफॉर्म करके, ताकि आने जाने का, स्टे करने का, खाने पीने का खर्चा सारे पैसे बचे। नहीं, ये सेम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अमूमी तौर पर कोशिश की जाती है सेम नेटवर्क फॉर्म हो, जैसे इधर पीडब्ल्यूसी उधर भी पीडब्ल्यू, लेकिन लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। लेकिन इस कंपोनेंट ऑडिटर को ना बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना होता है, लेकिन वो सिलेक्शन कैसे करनी है वो सीफा में सिखाएंगे, अभी नहीं इधर। ये बाकी सारे आपको देखे, इंटरनल ऑडिटर को समझ आ गया, एक्सपर्ट को समझ आ गया। अच्छा खुद बताइए, अगर इनमें से किसी बंदे को एंगेज करना है, क्लाइंट को बताना चाहिए कि नहीं, कैसे बताएंगे? अगर आपको पहले से पता है तो एंगेजमेंट लेटर में बता, लेकिन बात ये भी होता है कि पहले हम समझ रहे होते हैं खुद काम कर लेंगे, बाद में जरूरत है तो मना नहीं है, बाद में भी एंगेज कर सकते हैं, बाद में क्लाइंट को बता दें। लेकिन कह रहे अगर पहले पता चल गया तो पहले बता देना बेहतर है। याद रखिए एंगेजमेंट लेटर में कोई भी चीज हो ना रिवाइज हो सकती है, एंगेजमेंट लेटर में कोई भी चीज हो। रेफरेंस टू एनी अदर फर्दर एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड एंटिटी, अगर कोई रिव्यू भी उसने हमसे करवाना है 6 महीने बाद, वो भी लिख लो। अगर टैक्स सर्विस भी हमसे करवानी है उसने, वो भी, यानी 2 सर्विसेज का एंगेजमेंट लेटर एक भी हो सकता है, 2 in 1 इजाजत दे रहा है, चाहे अलग अलग करें चाहे एक भी करें। ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज, वर्किंग पेपर किसकी ओनरशिप है, ऑडिटर की। अगर क्लाइंट कहे मुझे कॉपी दो, क्लाइंट कहे मेरे वकील को कॉपी दो, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फिर देनी पड़ेगी, वरना नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लाइंट को अगर प्रोवाइड करनी हो ना लिख देते हैं, अगर ऑडिटर ने प्रोवाइड करनी हो वो भी लिख देते हैं, ऑडिटर ने प्रोवाइड करनी हो वो भी लिख देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी हो, क्यों भला, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है ना, ऑडिटर खुद भी है। देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर हालांकि हमारी ओनरशिप है, हम खुद भी प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी को, क्यों नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। भाई कुछ समझ आया? इसको आपने याद तो कर ही लेना है, लेकिन तैयार होना है किस तरह के क्वेश्चन के लिए,
केस स्टडी किस तरह की पूछेगा? 3 इधर से पकड़ेगा, 2 उधर से, मिक्स करेगा, क्या कहेगा? ये बताओ एंगेजमेंट लेटर में किस किस को इंक्लूड करोगे, किसको नहीं करोगे? ठीक है जी। ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात एंगेजमेंट लेटर में लिखी जाएगी ना? लिखी जाएगी ना? नहीं लिखी जाए भाई, ऑडिट नहीं होगा। हाँ, ये चीज, ये डिसाइड, ये फैसला करना है आपने। असाइनमेंट रजिस्टर, जो स्टूडेंट डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट करते रहे हैं, उनके इनामो कराम का वक्त आ गया। कल रजिस्टर लेके आना है, रजिस्टर हम चेक करेंगे, अगर आपने डेली असाइनमेंट की हुई तकरीबन पूरी, तो आपको इनाम मिलेगा, जैसा पहले मिलता है उसके रजिस्टर के अंदर ही रख के मिल जाता ना इनाम आपको, कि नहीं मिलता? चलिए ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।